मेरे YouTube चैनल जय माँ सरस्वती क्लासेस में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय माँ अहिल्या, जय माँ सरस्वती। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर सन 2022 का दूसरा सेट। पेपर का मॉडल है 825 BY। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ते हैं। निर्देश: निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? विकल्प नंबर का 1688, विकल्प नंबर खा 1789, विकल्प नंबर गा 1914, विकल्प नंबर घा 1939। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई है विकल्प नंबर खा सही हो जाएगा 1789। 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई। फिर प्रश्न दूसरा है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प नंबर का 10 दिसंबर, विकल्प नंबर खा 14 नवंबर, विकल्प नंबर गा 5 सितंबर, विकल्प नंबर घा 15 अगस्त। तो यहाँ पर विकल्प नंबर गा सही हो जाएगा 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर दिया 14 नवंबर। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? का नंबर है महात्मा गांधी, खा नंबर है जवाहरलाल नेहरू, गा नंबर है सुभाष चंद्र बोस, घा नंबर है गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा विकल्प नंबर का सही हो जाएगा महात्मा गांधी। चौथा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? यह प्रश्न पहले सेट में भी पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय इसमें दिया प्रश्न बहुविकल्पी में। का नंबर जिनेवा, खा नंबर न्यूयॉर्क, गा नंबर दहेग, घा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय खा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सन 1945 में 24 अक्टूबर को हुई थी। फिर पांचवा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर का 1885, ऑप्शन नंबर खा 1904, ऑप्शन नंबर गा 1857, ऑप्शन नंबर घा 1855। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में मुंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे विमेश चंद बनर्जी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा 1885 ईस्वी में। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर का 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर खा 14 अगस्त, ऑप्शन नंबर गा 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर घा 26 जनवरी। यहाँ पर 15 अगस्त को तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 10 दिसंबर को इसके पहले ही बता चुके हैं मानव अधिकार दिवस। तो हमारा ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा 26 जनवरी सन 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया।
फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में हुई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। फिर आता है अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न पूछा है, भारत के किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो भारत के सीमावर्ती 7 पड़ोसी देश हैं। इधर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इसमें केवल 2 प्रश्न 2 पूछा है, तो हम इसमें ज्यादा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या हो गया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। म्यांमार का पहले नाम था बर्मा। बर्मा जो था पहले भारत का हिस्सा था। फिर पूछा है अगला प्रश्न अति लघुत्तरी का, भारतीय विदेश नीति के कोई 2 सिद्धांत बताइए। तो लिखना है कि भारतीय विदेश नीति के 2 सिद्धांत निम्न हैं। पहला है पंचशील, दूसरा है गुटनिरपेक्षता। फिर अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 2 स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को 6 अंगों में बांटा गया है। महासभा, सुरक्षा परिषद। तो इसमें केवल सुरक्षा परिषद के बारे में पूछा है। 2 स्थायी सदस्य। तो सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 15 सदस्य देशों की संख्या है। इसमें स्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। तो इसमें केवल 2 पूछा था, लेकिन स्थायी जो सदस्य हैं 5 हैं। फिर अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बनाया गया। यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया। इसके प्रमुख कारण थे क्रिप्स मिशन से निराशा। क्रिप्स मिशन सन 1942 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। इससे भारतीय लोग बहुत निराश थे। इस नियम के अनुसार भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। दूसरा है बर्मा में भारतीयों पर अत्याचार। बर्मा जो था पहले, इधर भारत बर्मा देश बढ़ चुका था, तो वहाँ पर जो भारतीय लोग रहते थे, अंग्रेजों द्वारा उन पर अनेक प्रकार के अपराध किए जा रहे थे। इसको भारतीयों ने सहन न कर सके, इस कारण इन्होंने इसका विरोध किया। फिर तीसरा कारण है ब्रिटिश सरकार की घोषणा। फिर ब्रिटिश सरकार ने इस पत्र के अनुसार भारतीयों को अनेक प्रकार के विरोध से बंदी बना करके जेल भेज दिया करते थे। अगला प्रश्न है अथवा में। अथवा में केवल एक करते हैं, एक हम बता चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। असहयोग आंदोलन हुआ कब? असहयोग आंदोलन रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में अंग्रेजों ने चौरी चौरा हत्याकांड में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। सन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा गांव है एक, जो गोरखपुर जिले में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 ईस्वी से शुरू हुआ और 1918 ईस्वी तक चला।
इसका प्रमुख परिणाम था साम्राज्य का विघटन। परिणाम मतलब समझ सकते हैं क्या, लास्ट में क्या होता है, हानि होती है या लाभ होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, यहाँ पर अनेक जो साम्राज्य थे वो अलग अलग टुकड़ों में बट गए थे, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये भिन्न छिन्न भिन्न हो चुके थे। फिर अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान निम्न प्रकार से थे। यूरोप में स्थानीय बोलियों तथा क्षेत्रीय साहित्यों पर बल दिया गया। यहाँ पर जो जनता छितिर बितिर थी उन लोगों को एकत्रित करके उनको संस्कृति के अनुसार डाल दिया गया। फिर अगला प्रश्न है अथवा में जैसे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए। तो जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका बिस्मार्क ने निभाई थी। फिर है 13 नंबर प्रश्न, लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों को उल्लेख कीजिए अथवा भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो अथवा वाला करते हैं, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के, जिस राजनीतिक दल के केंद्र में सरकार होती है उसके अनुसार ही जनता को चलना पड़ता है। जिसके सरकार सत्ता रहती है वो उनके नेता जो होते हैं वो अपने अनुसार ही कार्य करते हैं। दूसरे जो सत्ता विरोधी रहते हैं उनका ज़्यादा सुनवाई नहीं होती उनकी। जिनकी सत्ता रहती है उनकी तुरंत सुनवाई होती है। जैसे अब वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी। फिर आता है मानचित्र संबंधित प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न फिर पूछ लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रश्न बार बार पूछता कहां से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछेगा, आंदोलन से पूछेगा। बहुत सबसे ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा है। इसमें मानचित्र में 3 पूछा है। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। बहुविकल्पी में जब पूछा था तो अभी हम बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में सन 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। तो मानचित्र में मुंबई ये साइड में है, समुद्र तल के किनारे। मानचित्र में ध्यान देना, मानचित्र से 5-5-10 नंबर का आता है, ये मुंबई में हो जाएगा। कहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, मुंबई में। फिर अगला क्वेश्चन है सितंबर 1920 ईस्वी में, सितंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब दूसरा प्रश्न भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछ लिया है, चाहे 10 में देखे चाहे कंपटीशन में देखे, सब यही बार बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर सितंबर जो 1920 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, तो हमको पता होना चाहिए कलकत्ता इधर साइड में पड़ता है। फिर तीसरा प्रश्न फिर राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछ लिया है, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1927 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास। मद्रास का वर्तमान नाम क्या है, चेन्नई नाम है वर्तमान मद्रास का। चेन्नई किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की। यह इसमें तमिलनाडु में पड़ जाएगा चेन्नई। फिर अगला प्रश्न है वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, इसको आप लोग बताएंगे। कहाँ है आनंद भवन स्थित, प्रयागराज। हाँ प्रयागराज। तो प्रयागराज कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में
ये यहाँ पास, ये प्रश्न आप लोग को पता होना चाहिए। तो मैप में यहाँ पास है प्रयागराज, वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। अब स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। अमृतसर जो है पंजाब राज्य में पड़ता है। ये देखिए गोल्डन टेम्पल बनी हुई है, यही है स्वर्ण मंदिर, तो अमृतसर में पड़ता है। फिर आते हैं खंड खा में। अच्छा आज जान लीजिए, आज जो है राष्ट्रीय युवा दिवस है। यह सब पता है, 12 जनवरी। तो जान लेते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 ईस्वी में शिकागो में अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया था। वहां पर उन्होंने भाषण दिए थे। शिकागो जो है अमेरिका में पड़ता है। आइए खंड खा पढ़ते हैं। अब बहुविकल्पीय प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 15वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? गेहूं, चना, गन्ना, मूंगफली। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा गन्ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? अब देखिए, संसाधन से भी बार बार क्वेश्चन पूछता है। पुनः चक्रीय मतलब उसका गला करके या पुनः उसको प्रयोग किया जा सके। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार का नंबर है लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पशुधन। तो हमारा ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न है, कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो कोरबा जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? पहला है कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम, इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन इनमें से सभी वाला सही हो जाएगा, घ नंबर। अगला प्रश्न फिर पड़ोसी देश से पूछ लिया है। निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? अब मानव विकास में जिस देश में जनसंख्या कम रहेगी उसी की स्थिति बेहतर रहेगी। तो श्रीलंका की स्थिति जो है बेहतर है। पहला है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा श्रीलंका। फिर अगला दिया है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। अब प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन बताए, देखिए प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी। उत्पादन जितने भी होते हैं वे सभी प्राथमिक क्षेत्रक में होते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। फिर है अति लघुत्तरीय प्रश्न, अपुनःचक्रीय संसाधन किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण लिखिए। अपुनःचक्रीय मतलब जिसका प्रयोग एक बार करके दोबारा प्रयोग न किया जा सके, उसे अपुनःचक्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे पहला नंबर पेट्रोलियम, ईंधन आदि। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कोई दो समस्याएं लिखिए। असंगठित, संगठित मतलब स्थित रहना, असंगठित। देखिए अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आय में संगठित क्षेत्र से आय कम मिलती है। इसमें रोजगार में कम मिलता है क्योंकि इसमें कोई निश्चित नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? इस तरह का प्रश्न जो है पहला सेट में भी पूछा गया है। तो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। प्राथमिक क्षेत्र को
कृषक क्षेत्रक भी कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा लोग कृषि क्षेत्र में लगे रहते हैं। फिर आगे पूछ लिया क्षेत्रक से, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अब तृतीय क्षेत्र लिख देना है। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से हम यह समझते हैं कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के संसाधन आते हैं, जैसे रेलगाड़ी, बैंकिंग, हवाई जहाज, बस, कार, ट्रक, सभी प्रकार के परिवहन तृतीय क्षेत्र में आते हैं। सबसे ज्यादा फायदा सरकार को तृतीय क्षेत्र से होता है। फिर अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अथवा वाला हम छोड़ रहे हैं, एक एक करते जाओ। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। अब ऊर्जा कहते किसे हैं, विज्ञान में बताया गया होगा कि ये कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा हमको मिलेगी कहाँ से, तो ऊर्जा हमको मिलेगी लकड़ी से, कोयला से, पेट्रोल से, डीजल से, प्राकृतिक गैस से। यहाँ पर दूसरा ऊर्जा है उस मनुष्य से नहीं है, ठीक। पवन से, अब जैसे पवन ऊर्जा होती है, हवा से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। जल ऊर्जा, जल से प्राप्त ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं, ठीक। तापी ऊर्जा, ताप से प्राप्त ऊर्जा को तापी ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा, सौर से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। तो ये सब लिख सकते हैं आप अगर प्रश्न आ जाता है तो। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्राकृतिक संसाधन क्या है, इनकी संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। संरक्षण मतलब होता है रोकना। अब पहले लिख देना है संसाधन के बारे में कि हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। इसमें केवल पूछा है प्राकृतिक संसाधन के बारे में, तो प्राकृतिक संसाधन में हेडिंग डाल के लिख देना है। प्राकृतिक संसाधन में अनेक प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे आदि आते हैं। इनके हमको संरक्षण करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर इनको हम देखभाल इनकी नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण असंतुलित होकर हमको अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमको इसका संरक्षण करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। वैश्वीकरण का अर्थ होता है स्थानीय वस्तुओं या घटनाओं से। तो वैश्वीकरण का साधारण सा अर्थ होता है स्थानीय वस्तुओं या घटनाओं से विश्व स्तर पर इसका रूपांतरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि, ये सब वैश्वीकरण में आते हैं। फिर हमारा प्रश्न फिर मानचित्र से आ गया है। लास्ट में सब में मानचित्र रहेगा 5-5 नंबर का। बंद कर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न है मानचित्र से, गोदावरी नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो गोदावरी नदी जो है पहले हमको पता होना चाहिए किस राज्य में है। तो गोदावरी नदी जो है नासिक से निकलती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पहुंचेंगे, यहाँ ये नासिक है, तो गोदावरी को ये नासिक पर चिन्हित कर देंगे। फिर अगला है नागा अर्जुन सागर बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। तो नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह बांध आंध्र प्रदेश राज्य में
इस कृष्णा नदी पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। फिर अगला है दक्षिण भारत में कॉफी उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो हमको पता होना चाहिए कि दक्षिण किधर है, तो हमारा दक्षिण इधर पड़ता है ना, इस साइड। तो दक्षिण भारत पूछा है, तो दक्षिण भारत में कॉफी उत्पादक, तो कॉफी कहाँ होती है, हमको पहले दक्षिण पता होना चाहिए कि हमारा दक्षिण नीचे है। तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होती है, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु। तो इन तीनों राज्यों में कॉफी का उत्पादन होता है, इन तीनों में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किसी एक जूट उत्पादक क्षेत्र का चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे ज्यादा जो जूट की पैदावार होती है, जिसको आप लोग जटा बोलते हो अपने भाषा में, जटा जो होता है सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में अगर टिक लगा देते हैं तो आपका आंसर सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। तो कोच्चि जो बंदरगाह है वो है हमारा केरल में, केरल राज्य में कोच्चि बंदरगाह समुद्र के किनारे है। यहाँ पर इसी के साथ सामाजिक विज्ञान का 2022 का दूसरा सेट खत्म होता है। धन्यवाद।